Hello all and welcome back to the channel. This channel is dedicated to BPSC preparation. BPSC डे बाई डे इवॉल्व कर रहा है और क्वेश्चंस में डेप्थ बढ़ाते जा रहा है, तो उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में अभी हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं फ्रॉम 1857 टू 1947. सो लेट्स स्टार्ट. यूपीएससी 2003 के अंदर इल्बर्ट बिल के बारे में पूछ लिया गया था. व्हाट वाज इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था? और इनफैक्ट 2013 प्रीलिम्स में भी एक बार पूछा गया और बीपीएससी में भी एक बार इल्बर्ट बिल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. व्हाट वाज इल्बर्ट बिल? तो इल्बर्ट बिल केम ड्यूरिंग वाइसरॉयल्टी ऑफ वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन. तो इल्बर्ट बिल क्या था कि जो भी यूरोपियन और इंडियन को एक ही जज ट्रायल करेंगे एंड दिस कुड बी आइदर इंडियन और यूरोपियन. This hurted the sentiment of Europeans as Europeans considered Indians as inferior. So there was major revolt seen, major protest and dissatisfaction among Europeans at that time. तो फाइनली रिपन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था क्रिटिसिज्म इसके लिए, क्योंकि यूरोपियंस अपने आप को इंडियन से सुपीरियर मानते थे, इंडियंस को इन्फीरियर मानते थे. और फाइनली 1884 में एक कॉम्प्रोमाइज़ रीच किया गया जहाँ पे बताया गया कि यूरोपियंस विल हैव राइट टू डिमांड अ ज्यूरी वेयर मोर देन 50% आर यूरोपियंस. यूरोपियंस को ये राइट देते हुए ये एक्ट को पास किया गया था 1884 में. तो द राइट आंसर विल बी ए. To bring Indians and Europeans at par as far as criminal jurisdiction of courts was concerned. जहाँ तक अदालतों के आपराधिक क्षेत्राधिकार का फैसला है, भारतीय और यूरोपीय लोगों को एक समान लाना. Moving on to the next question. Who repealed Vernacular Press Act? UPSC 2005 prelims. Who repealed Vernacular Press Act? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया. किसने निरस्त किया? प्रेस की बात करें, वेरियस थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में ले चले तो जो भी वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल थे उन्होंने प्रेस को हमेशा ही कंट्रोल करने की कोशिश किया, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, बिकॉज प्रेस एट दैट टाइम इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग न्यूज़पेपर के थ्रू ही कोई भी जानकारी लेते थे. इसलिए प्रेस को वॉज मेन मीडियम थ्रू विच द सेंटिमेंट्स ऑफ द राइटर्स और द प्रोटेस्टर्स कुड रीच द मासेस. इसलिए प्रेस को हमेशा से कंट्रोल करने का कोशिश किया गया था. इसी क्रम में हम लोग जो प्रेस पे वेरियस सेंसरशिप लगाया गया उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि बाकी भी क्वेश्चन हमसे बन सके. तो सबसे पहले आता है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट. ये लाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ये आया गया था 1799 में बाय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेलेस्ली के द्वारा, रिचर्ड वेलेस्ली. इसमें रिस्ट्रेन किया गया था फ्रेंच पीपल को अगेंस्ट स्प्रेडिंग न्यूज़ अबाउट ब्रिटिशर्स. उस समय फ्रेंच जो थे अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ खराब लिखते थे, इल लिखते थे, इसलिए फ्रेंच को रिस्ट्रिक्ट किया गया था. देन आता है हमारा लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट. ये लाया गया था तब के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1823. इनका नाम था जॉन एडम्स. इन्होंने क्या कहा था कि जो भी न्यूज़पेपर बिना लाइसेंस का पब्लिश होते हैं तो वो एक क्रिमिनल एक्ट होगा, वो एक क्राइम होगा. विदाउट लाइसेंस प्रिंटिंग वुड बी क्राइम. और इसी एक्ट के थ्रू जो राजा राम मोहन रॉय का पर्शियन न्यूज़पेपर था, पर्शियन न्यूज़पेपर मिरातुल अखबार, this is stopped printing because of this licensing regulation act of 1823. Moving on further, Metcalfe in 1835, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेटाकाल्फ, जिन्होंने प्रेस एक्ट लाया एंड ही रिवोक्ड दिस. इन्होंने ये लाइसेंसिंग एक्ट को कैंसिल किया. इट वॉज कैंसल्ड. और उन्होंने कहा था कि
अगर न्यूज़पेपर पब्लिशर को अपना कॉन्टैक्ट और एड्रेस ऑफ प्रिंटिंग अगर देते हैं तो देन एवरीथिंग वुड बी लीगल एंड एवरीथिंग वुड बी अलाउड अगर पब्लिशर अपना प्रिंटिंग और कॉन्टैक्ट का डिटेल देते हैं. सो ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिबरेटर ऑफ प्रेस. सी बाई सिंपल, उस समय ब्रिटिश का पॉलिसी इतना हार्श था कि जो लोग सही करते थे वो उस समय के फेमस आदमी हो जाते थे. जैसे पेपर पब्लिश करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बस आप अपना कॉन्टैक्ट और एड्रेस दे दीजिए, ये जिसने कहा वो उस समय का लिबरेटर ऑफ प्रेस हो गया. तो आप सोच सकते थे कि लोग उस समय कितना टायरनी में जीते थे. नेक्स्ट वी कैन सी लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 which was brought by गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग. इन्होंने प्रेस को कंट्रोल किया और कहा कि जो भी पब्लिशर पब्लिकेशन करते हैं उनको गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा. परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद फिर ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आता है जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन है. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है बाई लिप्टन. और इन्होंने कहा था कि जो भी वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उसके ऊपर इन्होंने बैन लगाया था, लोकल लैंग्वेज बैन. क्योंकि उस समय जो लोग थे वो लोकल लैंग्वेज को यूज़ करके जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ सेंटिमेंट थे उनको इग्नाइट करते थे. इसीलिए ये लोकल लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर को के ऊपर बैन लगाया गया था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू. क्रूअल लॉ आया जो लोकल लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर को बैन लगा दिया. तो लोकल लीडर्स और प्रोमिनेंट लीडर्स के द्वारा बहुत सारा अपोज किया गया और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया. इसके मद्देनज़र 1881 में रिपन द्वारा इस लॉ को रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रिपन द्वारा 1881 में इसे हटाया गया और इसे लाया गया था लिटन द्वारा इन 1878 में आया और रिपन ने 1881 में इसे हटा दिया. इस एक्ट को ही वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को ही गेजिंग एक्ट कहा जाता है, गेजिंग एक्ट. सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट restricting the working hours of women, children and authorized local government to make necessary rule was adopted during whose time. ये जो फैक्ट्री एक्ट आया था वो किसके टाइम पे आया था? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 फैक्ट्री एक्ट आए थे. फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 एंड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1911. आपको 3 याद रखना है. 3 बार फैक्ट्री एक्ट आया. पहला बार वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, दूसरी बार वेलफेयर ऑफ वोमेन लेबरर्स और थर्ड टाइम जो आया था वो मेल एम्प्लॉयज़ के टाइम आया था, मेल एम्प्लॉयज़ के लिए आया था. तो 1881 में हमारे लॉर्ड रिपन थे. अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था 1881 के टाइम में लॉर्ड रिपन थे. इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जिसे गेजिंग एक्ट भी कहा जाता है, को रिपील किया था, हटाया था. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट. नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज. ये यूपीएससी 2010 में पूछा गया है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारत की प्रसंविदा सिविल सेवा का निर्माण किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना गया. तो सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा हम लोग डेप्थ में जाते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ ये. तो आफ्टर 1757 कंपनी ने स्टार्ट किया था सीसीएस. आफ्टर 1757 ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था सीसीएस. इसको कहा जाता था कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज. और 1854 आते आते मैकॉले का रिकमेंडेशन आता है. मैकॉले कमेटी गठित होती है जो रिकमेंड करती है
मेरिट बेस्ड इंस्टेड ऑफ कंपनी पार्टेज, मेरिट बेस्ड सिस्टम फॉलो करने के लिए फॉर रिक्रूटमेंट इंस्टेड ऑफ कंपनीज पैट्रोनेज, जो कंपनी का पैट्रोनेज होता था उसे प्रेफरेंस दिया जाता था, उसको हटा करके मैकॉले ने रिकमेंडेशन दिया कि मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम होना चाहिए, और ये कमिटी सेटअप हुई थी अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फिर आगे चलते हैं 1886 में एक्सटिंक्शन कमीशन recommended that Indians should also get employed in public services. Indians should be given chance, should be employed in civil service, in public services. आगे देखते हैं 1912 में 25% ऑफ पोस्ट जो थे वो इंडियंस द्वारा फिल किया जा रहा था इन पब्लिक सर्विसेज। फ्रॉम 1922 you can see Imperial Civil Services exam conducting India, held in India. First PCS Public Service Commission was established on 1st October 1926, और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ICS Imperial Civil Services, ये Imperial Civil Service further came to be known as Indian Administrative Service। जो हमारे फर्स्ट ICS थे वो याद रखिएगा, जो फर्स्ट ICS थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर कॉर्नवालिस, जो कि गवर्नर थे 1786 से 93। उन्होंने ही ये CCS को इंडिया में लाया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. Charter Act of 1853 abolished East India Company monopoly of Indian trade। पहला चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में पूछ रहा है। सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly। UPSC प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। चार्टर अधिनियम 1853 में ने भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सीधे भारत पर शासन करने का जिम्मेदारी ली। दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो इसके लिए थोड़ा सा हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को समझते हैं और कंपनी का रूल कैसे कैसे ख़त्म हुआ उसको थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है चार्टर एक्ट ऑफ 1811, जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रिव्यू किया और देखा कि ये अब अपने ट्रेड से ज़्यादा उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो इसका 20 इयर्स के लिए लाइसेंस रिन्यू किया गया था और इसका बाकी सारा ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसका ट्रेड मोनोपोली ऑफ टी विद चाइना अभी रखा गया था, ट्रेड मोनोपोली ऑफ टी विद चाइना रखा गया था, बाकी सारे मोनोपोली ख़त्म कर दिए गए थे और कहा था कि 20 साल बाद हम तुम्हारा देखेंगे स्टेटस क्या है। फाइनली फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें जब परफॉर्मेंस डिससेटिस्फैक्ट्री लगा तो पार्लियामेंट ने EIC का कंप्लीट मोनोपोली एंड कर दिया और 1833 के बाद ही EIC प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था, विलियम बेंटिक के टाइम में। और आप ये भी जानते हैं, मैंने एक्सटेंसिवली ये वीडियो में कवर किया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी जाने लगा। और कोई भी एक्ट अब जो पास होगा, नाउ एनी एक्ट पास्ड वुड बी नोन एज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उसे जाना जाएगा। इसीलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है उसमें क्राउन ओवरटेक कर लेता है फ्रॉम कंपनी विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 मेंबर्स, जो कि डायरेक्टली क्राउन को रिस्पॉन्सिबल होंगे और पार्लियामेंट को आंसरेबल होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस वॉइसरॉय टाइटल ऐड किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद ही हुआ था, इसे क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके बाद चार्टर एक्ट हम लोग देख लेते हैं 1853, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात समझेंगे, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद ही जो गवर्नर जनरल काउंसिल था, गवर्नर जनरल काउंसिल जो बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जाना गया, उसमें एक 4th मेंबर ऐड हुए थे। जनरल काउंसिल जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 4, एक जो 4th मेंबर ऐड हुए थे वो टी बी मकौले थे। टी बी मकौले ऐड हुए थे। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 4, जो 4th टी बी मकौले थे, उसमें 6 और लोगों को ऐड किया। दे वर नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर, जो कि चीफ जस्टिस हुआ करते थे। और ये यही वो एक्ट था जिसके बाद लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। और ये जो बॉडी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 4 प्लस 6, इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। और काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बाद कैनिंग ने इस गवर्नर जनरल काउंसिल को पोर्टफोलियो बेस्ड किया था, जो कि आज भी प्रेजेंट डे में भी यही सिस्टम चला आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1811। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1833 क्या अबॉलिश किया था? नहीं, अबॉलिश नहीं किया था, उसको 1833 में ही अबॉलिश कर दिया गया था। 1811 में पार्शली किया गया था और 1833 में कंप्लीट अबॉलिश किया गया। 1853 के थ्रू अबॉलिश नहीं किया गया था। 1853 के थ्रू अबॉलिश नहीं किया गया था। सेकंड, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या ईस्ट इंडिया कंपनी टू, ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ओनली वन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which among the following provided a common factor for tribal insurrection in India in 19th century? UPSC 2011 में पूछा गया अबाउट ट्राइबल इंसरेक्शन। देखते हैं हिंदी में। 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय विद्रोह के लिए एक सामान्य कारक प्रदान किया। कौन सा वह सामान्य कारण था? ऑप्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजन एंड मिशनरीज इन ट्राइबल एरिया, राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स as middlemen in tribal area, and complete disruption of old agrarian order of tribal communities. British were known for their unpopular policies and high taxation. तो उसका तो ये जो टैक्सेशन वाला इशू है, लैंड रेवेन्यू वाला इशू है, ये तो पैन इंडिया हर एक ट्राइबल फेस कर रहे थे। लेकिन क्या ये एक जनजातीय विरोध का एक कारण बना था? ये तो था ही, लेकिन ये उतना प्रबल कारण नहीं था, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज, ये उनके ऑर्डर को नहीं डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए ये एक कारण नहीं हो सकता। देयर ट्रेडिशन वेयर गेटिंग डिस्टर्बटेड बट दैट वाज नॉट कंसर्निंग, बिकॉज सब लोग नए ऑर्डर के में ढलते जा रहे थे। राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू, ये पॉइंट नंबर 1 का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन ये नहीं था। द लास्ट पॉइंट, द कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, दिस हर्टेड द सेंटिमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल द मोस्ट, जो कि आज के डेट में भी प्रिविलेंट है। आप कोई नया ऑर्डर ले आइए जो कि लैंड बेस्ड हो, टैक्स बेस्ड हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनके जंगल और ज़मीन के ऊपर डिस्ट्रप्शन करेंगे, उनका जो पुराना इतिहास चलता है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे
तो वहाँ पे उनके सेंटिमेंट ज़्यादा हर्ट होंगे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। जनजातीय समुदाय की पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन, दिस हर्टेड द सेंटिमेंट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल। With reference to the period of colonial rule in India, the home charges formed an important part of drain of wealth। जो drain of wealth theory जो दादा भाई नेरोजी ने दिया था, जिसको सैयद अहमद खान ने नेग्लेक्ट किया था। वो होम चार्जेस क्या क्या, होम चार्जेस what comprised of home charges? Fund used to support the Indian offices in London, funds used to pay salaries and pension of British personnel engaged in India, funds used for waging war outside India by Britishers। लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करने के लिए धन का उपयोग किया जाता था। वो क्या, वो होम चार्जेस का पार्ट था। भारत में कार्यरत ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाने वाली धनराशि, और अंग्रेजों द्वारा भारत के बाहर युद्ध छेड़ने के लिए धन का प्रयोग किया जाता था। ये सब में से कौन से जो थे होम चार्जेस के पार्ट थे? तो ये क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। तो ये होम चार्जेस ऑप्शन नंबर 1 होम चार्जेस में इंक्लूड होता था, ऑप्शन नंबर 2 होम चार्जेस में इंक्लूड होता था, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इंक्लूड नहीं होता था। यानी जो पैसा इंडियन ऑफिस को लंदन में चलाने के लिए काम किया जाता होता था वो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, क्योंकि पैसा हमारा बाहर जाता था, क्योंकि लंदन में ऑफिस चल रहा है लेकिन उसका पैसा इंडिया से जा रहा है। सेकंड, जो ब्रिटिश ऑफिशियल इंडिया में आके काम करते थे उनका सैलरी और पेंशन अगर हमारे यहाँ से दिया जाएगा तो वो होम चार्जेस में कंसिडर किया जाता था उस समय थ्योरी के हिसाब से, तो वो होम चार्जेस में आता था। लेकिन जो फंड ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे दूसरे देशों के साथ लड़ाई करने में, वो होम चार्जेस में कैलकुलेट नहीं किया जाता था, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 ओनली। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी के पेपर में पूछे हुए थे। अब हम मिलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। अपने डाउट्स को कमेंट में पोस्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।